Hello students, how are you? Welcome back मैथ स्कूल डिजिटल क्लास एज। पिछले वीडियो में नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था और नील्स बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड की कमियों को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। तो वीडियो में लास्ट में एंड मैंने यही किया था कि नील्स बोर की कमियां बच रही है, तो वहीं से आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नील्स बोर मॉडल की कमियां। ज़्यादा कमी नहीं है, 3 कमी पढ़ना आपको। फिर उसके बाद में चलना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो जो आधा पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। तो फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, नील्स बोर मॉडल की कमियां। नील्स बोर मॉडल आप पूरा जान चुके हो, इसकी कमी क्या है। तो सुनो, नील्स बोर मॉडल की जो पहली कमी है वो ये है कि यह मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर पाया। यह मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब यह मॉडल सिर्फ उसी परमाणु मॉडल को एक्सप्लेन कर सकता है या उसी परमाणु मॉडल के बारे में बता सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, इनमें क्या इलेक्ट्रॉन कम है ना। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको समझाना इजी होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा कक्षाएं होंगी, ज्यादा कक्षा होगी, ज्यादा उपकोष होंगे, ज्यादा कक्षक होंगे। तो उनमें वहां दिक्कत आ जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करें, कैसे कक्षाओं को एडजस्ट करें। तो वहां पर ये मॉडल काम नहीं करता। यह मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं की व्याख्या कर सका है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बिल्कुल कम। समझ में आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की नील्स बोर मॉडल की जो सेकंड कमी है वो ये है कि नील्स बोर मॉडल ऊर्जा के रेखिक स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका। ये तो हम जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा बनता है, रेखिक बनता है, सतत नहीं बनता। ये बातें पहले हो चुकी है। लेकिन नील्स बोर को ये भी नहीं पता था कि रेखिक स्पेक्ट्रम में एक से अधिक लाइनें आती हैं। जैसे ये तो सतत है, जबकि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ऐसे डॉट डॉट। तो ये रेखिक है। तो रेखिक स्पेक्ट्रम में ये एक से अधिक लाइनें क्यों बनती है, वो तो प्लैंक क्वांटम ने एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है। लेकिन ये बात नील्स बोर को भी पता नहीं थी। हालांकि नील्स बोर मॉडल में हम अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम या विद इन प्लैंक क्वांटम के साथ इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि नील्स बोर ने समझा दिया था, लेकिन दूसरे की हेल्प लेकर। अगर इसके मॉडल की दृष्टि से देखें ना, तो इसको भी नहीं पता था कि रेखिक स्पेक्ट्रम में एक से अधिक लाइनें होती है। तो ये भी इसके मॉडल की कमी आपको एग्जाम में बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होकर किसका निर्माण करते हैं, संयोजित होकर अणु का निर्माण करते हैं। तो हम भी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अणु। जैसे O + O क्या बन गया, O2, N + N क्या बन गया, N2S2। ये सब किसके एग्जाम्पल है, अणु के। लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक रासायनिक बंध बनाकर, जैसे ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल। क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो 2 परमाणुओं के बीच में ये रासायनिक बंध किस प्रकार एडजस्ट होता है, इस रासायनिक बंध के द्वारा किस प्रकार 2 परमाणु आपस में संयोजित हो सकते हैं, इस बात की जानकारी नील्स बोर को नहीं थी।
ये बिल्कुल नहीं बता पाया कि परमाणु क्या बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं, वो भी रासायनिक बंध के साथ। तो ये भी इस मॉडल की क्या रही, कमी। तो नील्स बोर मॉडल की 3 कमियां बतानी है। यह मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाया। नील्स बोर मॉडल ऊर्जा के रैखिक स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका तथा ये नहीं बता पाया कि रैखिक स्पेक्ट्रम में भी एक से अधिक लाइनें हो सकती है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, अणु का। ये जानकारी नील्स बोर नहीं दे सका। ये लो, इस चैप्टर का एक पड़ाव क्या हो गया, कंप्लीट। एक पोर्शन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कौन सा, परमाणु संरचना। और याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी इस चैप्टर की, तो हेडिंग ही डाली थी परमाणु संरचना एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। तो वो जो सेकंड पोर्शन है ना, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब समझ में ध्यान से, आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्या टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। तत्वों को बांटना है, मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी जगह पर एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारणी, जिसमें तत्व जमे होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो उन तत्वों को जमाना है। देखो समझना ध्यान से, अगर बात करें ना 1800 की, सन 1800 की, उस समय प्रकृति में कितने तत्व थे, 31। उस समय प्रकृति में कितने तत्व थे, 31। जैसे जैसे समय निकला 1865 में, 1865 में तत्व कितने हो गए, 63। और आज कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। और आज तत्वों की संख्या कितनी है, 118। अभी कुछ दिन पहले 3 तत्व और मिले थे, वैसे तो कितने हो गए, 121। लेकिन हमें 121 नहीं बताना है, हमें कितने तत्व बताने हैं, 118। ये जो 118 तत्व है ना, ये टोटल प्रकृति से ही नहीं बने, इनमें से कुछ तत्व मानव ने भी बनाए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 118 तत्वों को हम कैसे याद रखें, 118 तत्व हम ऐसे तो नहीं, अब इन 118 तत्वों को अरेंज करना है, इनको एक टेबल के माध्यम से क्या करना है, जमाना है। इनके गुणों के आधार पर जमाना है, इनके आकार के आधार पर जमाना है, इनके घनत्व के आधार पर जमाना है, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, इनके द्रव्यमान के आधार पर जमाना है, और जमाना जरूरी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण में जमाने की क्यों आवश्यकता है, या तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया गया, या तत्वों को क्यों जमाया गया। तो इस चीज को देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट एग्जांपल करें, आपके पास एक शॉप है, आपके पास क्या है, एक दुकान है, और दुकान किसकी है, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर जानते हो ना, जिसमें हमारी डेली लाइफ की सारी चीजें मिलती है, परचून की दुकान मान सकते हो। ये डिपार्टमेंटल स्टोर की दुकान है आपके पास। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जितना भी सामान है, क्या सारा सामान आपने एक ही जगह ढेर लगा रखा है क्या, या हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहां पर हर चीज की सामग्री, देखो कैसे, खाद्य सामग्री, औषधीय सामग्री, सुगंधित सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, ठीक है, प्लास्टिक के आइटम, एंटीसेप्टिक आइटम, बेकरी आइटम, बहुत सारा सामान होता है इसके अंदर। क्या ये सारा सामान एक जगह पर ही ढेर लगा होता है, या अलग अलग शिफ्ट किया होता है ना। जैसे मान लो दुकान के अंदर एक तरफ क्या लगा दिया, मान लो ये नमकीन भंडार हो गया, एक तरफ मिठाइयाँ हो गई, एक तरफ मसाले हो गए, एक तरफ शैम्पू हो गए, एक तरफ चीनी, ठीक है, एक तरफ और कुछ सामान हो गया। सबको अलग अलग अरेंज किया कि नहीं किया, किया है ना। क्यों, इनको एक जगह ढेर क्यों नहीं लगाया,
वो इसलिए नहीं लगा सकते, जैसे मान लो कोई सामान लेने जाए और वो बोले मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, अब वो इस ढेर में से चीनी को ढूंढेगा क्या? कोई बोले मेरे को ये मसाला चाहिए, काली मिर्च चाहिए, अब क्या उस ढेर में से वो काली मिर्च को ढूंढेगा क्या? तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसीलिए इसने पहले क्या कर लिया, सभी सामानों को अलग अलग एडजस्ट कर लिया, ताकि जब भी ग्राहक आए आराम से उससे सुनकर, जैसे बोले मसाले, तो उसको पता है मसाले कहाँ रखा है, उस मसाले में जाके वो उसको सामान दे देगा। तो सोचो ये जो 118 तत्व हैं, ये जो 118 तत्व हैं, इनको हम एक जगह नहीं रख सकते। जैसे ये सारे सामान अलग अलग है, ये सारे सामान गुणों के आधार पर अलग है, सारे सामान उपयोगिता के आधार पर अलग अलग है, सारे सामान वजन के आधार पर अलग अलग है, वैसे ही ये 118 तत्व भी आकार, द्रव्यमान, ठीक है, गुण या भार, इन सब के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनको एक जगह नहीं रख सकते। अब इन तत्वों में से मान लो हमें किसी की स्टडी करनी है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना वो कहाँ पर है, और अगर हमने अरेंज कर रखा है, जब हमारा क्या, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वाला तत्व किस जगह पर स्थित है, आराम से उसकी क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे क्वेश्चन आए ना कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको आंसर यही लिखना है कि वर्तमान स्थिति में या 21वीं शताब्दी में या आज के दौर में तत्वों की संख्या 118 होती है। ये तत्व रासायनिक या भौतिक गुण, आकार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर या घनत्व के आधार पर अलग अलग होते हैं। इन तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इनके गुणधर्मों के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर, इनकी उपयोगिता के आधार पर इनको अलग अलग जमाना जरूरी था, क्योंकि सभी तत्वों का अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते। तो सभी तत्वों की विशेषताएं जानने के लिए, सभी तत्वों की गुणधर्म जानने के लिए इनको अलग अलग जगह पर इनको क्या किया गया, अलग अलग जगह पर इनको रखा गया। ये लो, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो कि अलग अलग तत्वों को अलग अलग क्यों जमाया गया। अब देखो ये 118 तत्व है, तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि एक वैज्ञानिक आया और लास्ट में 118 तत्वों को जमा दिया, नहीं। तत्व जमाने का क्रम तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तत्व जमाने का क्रम तो 31, स्टार्टिंग में 31 तत्व है, तो जो स्टार्टिंग वाला पुराना वैज्ञानिक है वो तो 31 को जमाएगा, उसके बाद में फिर से साइंटिस्ट आएगा वो 63 को जमाएगा। ऐसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या है उसके आधार पर वैज्ञानिक उनको क्या करते गए, जमाते गए। तो इन तत्वों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, अलग अलग समय के आधार पर और अलग अलग तत्वों की संख्या के आधार पर इनको कितने तरीके से जमाया गया, 4 तरीके से। मतलब हमें 4 वैज्ञानिकों की आवर्त सारणी पढ़नी है। सबसे पहले डोबेराइनर की आवर्त सारणी, नंबर 2 न्यूलैंड की आवर्त सारणी, नंबर 3 मेंडलीव की आवर्त सारणी, एंड फाइनली वेरी वेरी सक्सेस हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है, अब इतना तो माइंड में है ना, जो सबसे पहले वैज्ञानिक आएगा वो तो बिल्कुल कम तत्वों को जमाएगा। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया था तत्वों को जमाने, उसका नाम था डोबेराइनर। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट है डोबेराइनर की आवर्त सारणी। देखो डोबेराइनर साइंटिस्ट का नाम है, और डोबेराइनर ने अपनी आवर्त सारणी कब दी थी, 1829 में। कब दी थी, 1829 में। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 31। अभी पढ़ा ना, 1800 कितनी थी, 31। तो डोबेराइनर को क्या करना है, ओनली 31 तत्वों को ही जमाना है। ठीक है, अब देखो डोबेराइनर के पास 31 तत्व हैं, मतलब ऐसे मार्बल्स के पास 31 सामान है, 31 चीजें हैं। अब उन 31 चीजों को जमाना है। अब वो ये सोचेगा जमाए कैसे, वो पहले उनमें गुण ढूंढेगा, या उनको आकार के आधार पर जमाएगा, या वजन के आधार पर जमाएगा, कैसे ना कैसे तो कोई ना कोई तुक्का तो लगाएगा। अब इनको कैसे जमाएगा, तो डोबेराइनर ने इनको जमाने के लिए क्या किया,
एक आधार बनाया, तो इसकी आवर्त सारणी का जो आधार था वो था त्रिक नियम। वो क्या था? त्रिक नियम। और त्रिक नियम किसे कहते हैं? त्रिक नियम का मतलब है उसने तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। त्रिक का मतलब होता है तीन। एक ग्रुप बनाया, उसमें कितने तत्व रखे? तीन। दूसरा वर्ग बनाया, उसमें कितने तत्व रखे? तीन। तीसरा वर्ग बनाया, उसमें कितने तत्व रखे? तीन। देखो कैसे, ध्यान रखना। और डोबेराइन ने कितने ट्रेड या कितने त्रिक बनाए? उसने 3 त्रिक बनाए। और वो त्रिक क्या है? त्रिक ये है ली ना कै। अभी सब समझ में आ जाएगा, पढ़ते चलो। लीनाक ऐसे याद करोगे आप, केसरबा, लीनाक, केसरबा, कल बाहर आई। अब देखो, ये डोबेराइनर का फर्स्ट त्रिक, ये डोबेराइनर का सेकंड त्रिक, ये डोबेराइनर का थर्ड त्रिक। अब देखो, ये पहला त्रिक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? लीनाक। इसकी ट्रिक क्या है? लीनाक। दूसरा त्रिक कैसे याद करोगे? केसरबा, केसरबा। तीसरे त्रिक को कैसे याद करोगे? कल बाहर आई। अब इनका ओरिजिनल नाम क्या है वो तो आप जानते हो। लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका 11, इसका 19, इसका 20, ठीक है, इसका 38, इसका 56, इसका कितना होता है? क्लोरीन 17, इसका कितना होता है? ब्रोमीन आता है 35 पर, और आयोडीन आता है 53 पर। आयोडीन कितने पे आएगा? 53 पर। अब देखो, आप भी सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे ट्रिक बना दिया, ऐसे लिथियम को कैसे पहले ले लिया, फिर ये सोडियम को इसके साथ क्यों नहीं रखा, इसके साथ ही क्यों रखा? बिल्कुल, कई क्वेश्चन आपके माइंड में या कई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे। तो देखो, डोबेराइनर का जो आधार था वो तो त्रिक नियम था, और इसने त्रिक कैसे जमाया? सुन लो। देखो, ऐसे जमाया कि इसके त्रिक में आने वाला पहला तत्व और इसके त्रिक में आने वाला तीसरा तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व अगर उनके परमाणु भारों को जोड़कर 2 का भाग दे दें तो बीच वाले का परमाणु भार निकल जाएगा। त्रिक का नियम क्या था? पहला तत्व प्लस तीसरा तत्व के परमाणु भार और उनमें कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। देखो सीधी सी बात है, ये पहला तत्व है, ये तीसरा तत्व है, इसका परमाणु भार दोनों को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। जो आंसर आएगा ना वो इस बीच वाले का परमाणु भार होगा। पहले तत्व का परमाणु भार प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार डिवाइड बाई 2 एंड गिवन आंसर दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। समझ में आ रही बात कि इसका परमाणु भार इसका परमाणु भार जोड़ो, 2 का भाग दो, जो आंसर आएगा वो बीच वाले तत्वों का क्या हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा। तो वो ऐसा तिकड़म बिठाता गया, इसका जोड़ा, इसका निकल गया, इसका जोड़ा, इसका निकल गया, इसका और इसका जोड़ा, इसका निकल गया, ऐसे ऐसे जमाता गया और सही होता गया। देखो कैसे, समझना ध्यान से। लिथियम 3 नंबर पर आता है, इसका परमाणु भार कितना होता है? या पहले त्रिक का निकालते हैं वहां पे। देखो पहले त्रिक में कौन कौन आ रहा है? लिथियम 3 पे आता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 7। ये सब पहले बताया हुआ है। सोडियम 11 पे आता है, परमाणु भार कितना होता है? 23। ये 19 पर आता है परमाणु पोटेशियम, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। अब पहले और तीसरे को जोड़ो, 7 प्लस 39 बटा 2। 39 और 7 कितना होता है? 46। 46 बटा 2 कितना आंसर आया? 23।
कितना आंसर आया 23, और बीच वाले का परमाणु भार भी कितना है 23। समझ आ रही बात? इसका कितना है 7, इसका कितना है 39, तो इसका निकाल लिया 7 + 39, 7 + 39 बटा 2, तो 46 बटा 2, कितना आंसर आ रहा है 23। सही है बिल्कुल, ये ट्रिक सही बैठ गया। ऐसे आप इसका निकालो कैल्शियम 20 तो डबल कर लो, कितना होता है 40, ये कितना है बेरियम, इसका परमाणु भार होता है 137, फिर आप सोचोगे सर 56 को डबल कर रहे हैं तो कितना हो गया, ये तो 112 ही हो रहा है। तो देखो हर कोई तत्व का डबल नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा। बेरियम का परमाणु भार कितना होता है 137। अब आप इसको ऐड करो 40 + 137, 40 + 137 तो कितना हो गया 177, कितना हो गया 177 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया देखो 8, और फिर कितना आ रहा है 8, मतलब 88 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन और स्ट्रोंशियम का परमाणु भार भी कितना होता है 88 होता है। देखो ध्यान से, इसका परमाणु भार कितना होता है 88, और कैसे आया वो आप निकाल सकते हो 137 + 40, सॉरी पहले का और तीसरे का 137, कितने का भाग देना है 2, तो कितना आया 177 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 दूनी 16, 88.5 के आसपास आएगा अप्रोक्सली। देखो इसका 88 होता है तो आंसर कितना आ रहा है 88.5, तो लगभग इतना चल सकता है, ये आ जाएगा। अब आप तीसरे का निकालो, इसका कितना होता है 35, इसका कितना होता है 127, और इसका कितना होता है 80। 80 कैसे आएगा, इसको जोड़ो 2 का भाग दो, 35 + 127 कितना हुआ 7 और 5 12 की 2 हासिल आ गई 3 और 3 6, 162, कितना हो रहा है 162। इसको डिवाइड करना है कितने से 2 से, तो कितना आया 8 और 2 81, कितना आ रहा है 80 81, लगभग आसपास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं एक्यूरेट वैल्यू है। तो डोबेराइनर ने कितने त्रिक बनाए 3, और त्रिक कैसे बनाए, पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु भार निकालकर उनको 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो बीच वाले का परमाणु भार निकल जाएगा। तो डोबेराइनर ऐसे तत्वों को जमाता गया, लेकिन वो आगे जाके फेल हो गया। फेल ऐसे हो गया कि उससे कितने त्रिक बन पाए, ओनली 3 के आगे उससे चौथा त्रिक नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये नियम फेल हो गया। चौथे में जब उसने नियम लगाया ना, पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु भार में 2 का भाग दिया, तो बीच वाले का परमाणु भार नहीं आया, तो इसका नियम आगे जाके क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका नियम ओनली 3 त्रिक तक ही बन पाया, इसका नियम ओनली 3 त्रिक तक ही बन पाया। आप इसके नियम में अगर क्वेश्चन आए ना कि डोबेराइनर की कमी क्या रही, डोबेराइनर की कमियां, तो आप बता सकते हो कि सर डोबेराइनर ओनली 3 त्रिक ही बना पाया, 3 त्रिक के अलावा चौथे त्रिक में डोबेराइनर के नियम फेल हो गया, मतलब 3 से ज्यादा ये त्रिक नहीं बना पाया। ये इसकी क्या रही कमी, जबकि तत्व कितने थे 31, और इसने कितने तत्व अरेंज किए 9, तो आगे नियम ही फेल हो गया, तरीका ही गलत चुन लिया था इसने, इसलिए नियम क्या हो गया फेल। तो कमी में लिख देना ओनली 3 त्रिक बना पाया, चौथे त्रिक में इसका ये परमाणु भार वाला नियम लागू नहीं हुआ। ये लो, एक वैज्ञानिक की अवस्था ने तुमने पढ़ ली किसकी, डोबेराइनर की। नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आएगी वो आएगी न्यूलैंड की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।